बॉटल में रखी आप जिन मटमैले रंग के पानी को देख रहे हैं, ये नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि नेचुरल फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और ये फर्टिलाइजर कृषि विज्ञान केंद्र पिथौरागढ़ द्वारा तैयार किया गया है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अलंकार सिंह जी हैं जो इसी टीम का हिस्सा है। इनसे हम इस नेचुरल फर्टिलाइजर के बारे में सारी जानकारी पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हम आप तक पहुंचा सके, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा सके कि इसे आप कैसे तैयार कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक ये खूबी है कि किसान भाई बहन इसे खुद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके पूरे मॉडल के बारे में अलंकार जी हमें सारी जानकारी देंगे। यहाँ पे 4 से 5 बॉटल हम देख सकते हैं। इन सारे फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है और ये किन किन जगहों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार सिंह। जैसे कि मैडम ये जीवामृत है, तो ये प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले सारे ये जीवामृत सूक्ष्म जीवाणुओं में वृद्धि करने के लिए मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। फसलों में छिड़काव के लिए या सिंचाई के साथ इसको हम फसलों में देते हैं। दूसरा, इसका एक शुष्क रूप होता है घन जीवामृत, जिसको हम बुआई से पहले खेत की तैयारी जब हम करते हैं, जैसे कि हम गोबर डालते हैं, गोबर से ही निर्मित जीवामृत घन जीवामृत होता है, जीवामृत का शुष्क रूप। तो उसको हम बुआई से पहले मिट्टी में डालते हैं और कम से कम 15 दिन पहले हमें डालना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी उसको अब्जॉर्व कर लेती है। तो उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी को मिल जाता है और हमारी मिट्टी स्वस्थ हो जाती है। दूसरा, फिर ये जो लिक्विड में है तरल पदार्थ है जीवामृत, ये देसी गाय के गौमूत्र से तैयार जीवामृत है। और इसमें जैसे कि जैविक कृषि में हमारी किसान की जो लागत बहुत अधिक आती है, उस लागत को भी कम किया जा सकता है इसका प्रयोग करने से, क्योंकि जैविक कृषि में हमें गोबर की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो जैविक खाद होते हैं, उनको खरीदने के लिए किसान को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए, उस लागत को कम करने के लिए हम जीवामृत का प्रयोग अपने मृदा में कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जीवामृत को हम देसी गाय का, उसमें गौमूत्र लेते हैं, गुड़ लेते हैं जो सामग्री इसमें हम लेते हैं, और बेसन लेते हैं। बेसन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। और ये जीवामृत जब हमारी मिट्टी में जाता है तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनमें वृद्धि करता है। सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि केंचुए को भी आकर्षित करता है, जो जीवाणु हमारे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कि रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा बीमारियां और कीट हमारी फसलों में कीट व्याधियां जो हैं बहुत ज़्यादा लगने लगी हैं। तो उससे बचने के लिए किसान ने रसायनों को अपना लिया है। अब रसायनों को तो अपना लिया, लेकिन उस रसायन ने क्या किया कि हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब किया है, हमारे पानी को भी प्रदूषित किया है, और हमारे जो वातावरण है इसको भी प्रदूषित करने में उसकी भूमिका अहम है। और जो हमारा मानव स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि कैंसर ऐसी बीमारियां और दिल की बीमारियां जो आजकल जो नई जनरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हम ये रसायनों से जो तैयार जो भोज्य पदार्थ हैं, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे खाद्यान्न हैं, उनका हम सेवन कर रहे हैं। उसका सेवन करने से क्या है कि वो हमारे स्वास्थ्य पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और इस तरह की बीमारियों को वो जन्म दे रहा है। उन चीज़ों से बचने के लिए, अपने पर्यावरण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने जल को बचाने के लिए हमें इस प्राकृतिक खेती पे जाना पड़ेगा। और ये बहुत सस्ती विधि है। इसमें हम गौमूत्र लेके, जैसे कि हमें 1 एकड़ फसल के लिए तैयार करना है, तो 2 जीवामृत को हम तैयार करने के लिए क्या करेंगे, 200 लीटर का एक ड्रम लेते हैं। ड्रम को 180 लीटर 180 लीटर उसमें हम पानी भरेंगे। उसके बाद उसमें हम ताज़ा गोबर 1 से 1.5 किलो हम ताज़ा गोबर उसमें डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर गुड़ को कूट के, बहुत अच्छे गुड़ की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, वो फर्मेंटेशन के लिए, किण्वीकरण जो होता है उसके लिए हमें चाहिए होता है। तो उसमें जो काला गुड़ होता है जो कि खाने योग्य नहीं बचता है, तो उस गुड़ का हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं, जो खराब गुड़ होता है। तो उसको उसमें डाल देते हैं। बेसन को डाल देते हैं, 2 kg लगभग बेसन उसमें डाल देते हैं, 1.5 से 2 kg। जैसे जैसे आप जिन चीज़ों को हम उसमें डालें, उसकी सीडलिंग हमने प्याज की लगाई, उसमें एक हेल्दी थी, एक बहुत ही वीक थी, तो उसको हमने लगाया। तो जो सबसे वीक वाली थी हमने 15 डेज इंटरवल में, 15 दिन के अंतराल पे हमने उसको किया, इसका हमने उसमें छिड़काव किया। ठीक है। छिड़काव करने से उसमें क्या, उसकी वृद्धि बहुत तेजी से हुई,
क्योंकि उसमें वो जीवाणु थे। जीवाणु हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, वो उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। केंचुआ होता है, केंचुआ जमीन में जाता है, ऊपर आता है, जाता है, ऊपर जाता है, रंध्र युक्त हमारी भूमि को बनाता है, जो एक हार्ड पैन सख्त जो बन जाता है, जिसमें कि हमारी जो जड़ें होती हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो जड़ों को भी फैलने के लिए, मूवमेंट के लिए जगह मिल जाती है और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में हमारे पौधे को मिलती रहती है। तो इसलिए जड़ों को, और दूसरा उसमें ये काम करता है कि जो जमीन के नीचे की नमी को वो एब्जॉर्व करते हैं। अच्छा। अगर केंचुआ नीचे तक जा रहा है, 7-8 फीट केंचुआ जा रहा है नीचे, तो नीचे जो नमी है वो तो जो रंध्र होंगे, जो जमीन में छेद बनाएगा, तो वो उसकी जो नमी ऊपर आएगी, नमी आएगी। आप देखते होंगे कि सुबह में ऐसा नहीं है कि नीचे से पानी आएगा ठंडा होता है। भाई आप ट्यूबवेल चलाते हैं, जो किसान ट्यूबवेल चलाता है, उसमें क्या किसान सुबह में उसे गर्म पानी की जरूरत नहीं होती, कि ऑलरेडी वो नेचुरली प्राकृतिक रूप में गर्म पानी निकलता है, वो उसमें वो नहा सकता है। उसे आप पियेंगे बिल्कुल गुनगुना पानी जैसे होता है, ल्यूक वार्म वाटर होता है, बिल्कुल गुनगुना पानी उसमें निकलेगा। तो वो क्या, नीचे से जब पानी वो भाप बन के आता है, तो वो हमारी जड़ों को तो नमी चाहिए ना, तो वो नमी उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। हमें ये नहीं है कि उसमें पानी हमें भर के रखना है। तो ये जीवाणु की वृद्धि में केंचुए, जो हमारी जो केंचुआ था, और ये जीवाणु रसायनों का प्रयोग करके हमने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। जब उसमें जीवाणु नहीं है हमारी मिट्टी में, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी संख्या हजारों में है और वो फिर करोड़ों में हो जाती है, तो हमारी मिट्टी तो फिर स्वस्थ हो गई ना। जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो बीमारियां कहाँ से आएंगी। तो फिर हमें जो दवाइयां अभी जैसे हमने की नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, 10 पर्णी, हमने ये है 10 पर्णी है, इसको हमने तैयार किया है। 10 पर्णी का मैडम इसमें ये है कि ये हमारा, जैसे कि सूंडी जो कीट लगते हैं फसलों में, उनसे बचाव के लिए 10 पर्णी को हमने तैयार किया है। ये भी जो प्राकृतिक खेती में इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें क्या था कि भाई किसान कैसे प्राकृतिक खेती में कीट व्याधियों से बचेगा। तो उसमें फिर क्या कि जो जंगल में जो जंगली पौधे हैं उनकी पत्तियों को लेके 10 जंगली पौधों की पत्तियां लेके उससे हमने ये अर्क तैयार किया, 10 पर्णी अर्क। तो उसमें क्या है कि इसको हम अपनी फसलों में इसका छिड़काव करके उन कीट व्याधियों से बचा जा सकता है। दूसरा नीमास्त्र है। जैसा कि अभी आपने इसमें बताया कि आपने जंगली 10 पौधों की पत्तियां ली, उन पत्तियों में खासियत क्या थी कि उन्हें चुना गया और किस तरीके से उन्हें चुना? अभी मैं बताता हूँ। उन पत्तियों में होता है जैसे कि हमने काला बासा एक होता है, काला बासा में नीम होता है, नीम कड़वा होता है, ठीक है। काला बासा होता है, काला बासा में एक तो पेड़ को नाइट्रोजन मिलता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है अच्छा खासा, और उसको हम मिट्टी में हम डालते हैं तो एक तो वो मेडिसिनल प्लांट है ही, नाइट्रोजन हमारे उसको मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये जंगली पौधे जो इसको, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसमें जैसे कि हम रसायन डालते हैं, ठीक है, उसी तरह से नीम कड़वा होता है, काला बासा ये हमारे उससे नाइट्रोजन तो देता ही है, और बाकी जो इसको तैयार करने में एक कीड़े को मारने में जैसे कि लेंटाना होता है। तो एक तरह से जो इनमें जो रसायन अंदर जो होता है, तत्व जो पौधों में पाया जाता है, तो वो एक हमारा केमिकल ये तैयार कर देता है, जैविक कीटनाशी तैयार हो जाता है इससे। और ये भी प्रयोग किया हुआ है, कुरुक्षेत्र में प्रयोग किया हुआ है, गुरुकुल में, और हिमाचल में भी, हिमाचल विश्वविद्यालय में भी, और ये हमारे अभी जीबी पंत विश्वविद्यालय में जो उत्तराखंड में अभी इसकी शुरुआत की है। तो हम लोगों ने जो हमारे 13 KVK हैं, तो सभी KVKs में हमने इसकी शुरुआत की है। सभी के पास ये प्रोजेक्ट परियोजना है, उसको हम चला रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम किसानों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक करके कि किसान इसको अपनाए ताकि बीमारियों से, रोगों से और कीटों से बचा जा सके। तो ये किस तरीके की मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ये सभी प्रकार की मिट्टी में, जो भी आपकी फसलें हैं, सभी प्रकार की मिट्टी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम क्लोरोपाइरिफॉस है, इमिडाक्लोप्रिड है, उनका प्रयोग करते हैं रसायनों का, उसी प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसमें मिट्टी का ऐसा नहीं है कि ये कि pH ज़्यादा है या कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्योंकि बीमारियों को रोकना, तो बीमारी को रोकने के लिए इसको हमें फसलों पर डालना होता है। और ये है जैसे कि हम NPK डालते हैं, तो हम इसमें नाइट्रोजन कंटेंट आपका FIM से, गोबर से ज़्यादा होता है। जो इसमें होता है 1.45 समथिंग और नाइट्रोजन होता है, और उसमें गोबर में 0.5 होता है। इसमें 1.62% पोटास होता है, 4.62%, और फास्फोरस और पोटास 1 समथिंग पोटास होता है। तो उसमें 0.5, 0.2 और 0.5 होता है। तो इसमें NPK कंटेंट भी ज़्यादा है। तो हर
पहलू से अगर हर उससे देखा जाए इस एंगल से तो ये बेहतर है। अब नाइट्रोजन का 1000 रुपये का 900 रुपये का बैग लेके आते हैं और ये हमारा 100 रुपये में दवाई 200 लीटर 100 रुपये में तैयार हो जाता है। ये कितने एरिया की जमीन के लिए? अगर 1 एकड़, 1 एकड़ के लिए ये 200 लीटर जो होता है हम तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया जो ड्रम में 200 लीटर हम जीवामृत तैयार करते हैं वो हमारी 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त होता है। जैसा कि अभी ये मैं देख रही हूँ जो बाकी ये चूरा शहद है, ये भी प्राकृतिक शहद है। ये प्राकृतिक शहद है। ये एक चूरा का प्लांट होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, उस जो मधुमक्खी पालन वहाँ पे करके हमने चूरा से ये मधुमक्खी उसको सक करती है, क्योंकि चूरा का घी भी निकाला जाता है। ये चूरा का एक पौधा होता है, उसका घी भी देसी घी जो होता है चूरा का देसी घी भी तैयार होता है और उसको मधुमक्खी खाती है और शहद के रूप में इसको तैयार करती है। अच्छा, ये चूरा को हाँ। तो ये नीमास्त्र और ये भी नीमास्त्र नीम से बना हुआ है। ये भी हमारा कीटों के लिए है जो हमारे जो कैटरपिलर होते हैं, तो सूंडियाँ जो होती हैं, चाहे वो पगरा हो चाहे वो कोई सा भी ड्रोन हो, जो भी हमारी कीट होते हैं सबके लिए ये सूंडी जो काटने वाली सूंडी होती हैं, है ना, तो सभी के लिए बीजामृत जो हमारा होता है ये भी हमारा गोमूत्र, गोबर और चूना, 1 चुटकी चूना डालना होता है। हाँ। तो ये मात्रा के हिसाब से जितना भी हमें तैयार करना होता है उसके हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें कि 20 केजी बीज के लिए हमें करना है, तो सपोज आलू हमें करना है तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा चूना हमें ज़्यादा नहीं डालना है। उसमें 8 लीटर पानी लेंगे, फिर उसमें गोमूत्र भी डालेंगे, उसमें थोड़ा गोबर भी डालते हैं और हम इसको चूना पाउडर जो होता है 1 चुटकी जो चम्मच की नोक पे आता है उतना उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा गुड़ इसलिए डालते हैं उसमें हम क्योंकि उसमें चिपचिपाहट आ जाती है, दूसरा फर्मेंटेशन वो करता ही है, और ये साथ के साथ जब हमें बीज उपचार करना होता है उसी टाइम पे इसको हम तैयार करके 24 घंटे तक इसको हम रख सकते हैं। 24 घंटे में हम अगर 24 घंटे हैं तो उसमें उपचार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इसको हम 6 महीने तक रख सकते हैं। फर्टिलाइजर के एक ड्यूरेशन ये हम 6 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम 24 घंटे और ये हमारा 15 दिन बनाने के, जैसे हमने अभी इसको तैयार किया तो इसके 15 दिन तक हम इसका प्रयोग कर सकते किया जा सकता है और उसके अंतर्गत आप 15 दिन के अंतर्गत इसको इस्तेमाल कर लें। इसको सिंचाई के साथ भी दे सकते हैं और इसको स्प्रे भी किया जा सकता है। अभी हमने इसमें गोबर भी था, कोई आपको इसमें कण दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये फिल्टर पूरा हमने अच्छे से इसको छान के और इसमें पैक किया हुआ है। अब बनाने की इन सबकी विधि एक है, लेकिन इसमें जो आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं, जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, वो थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम अभी मैंने बताया था कि जैविक खेती में हमें किसान जाएगा 100 रुपये किराए में भी खर्च करेगा किसान। दूसरा क्या है कि वहाँ से फिर वो उसको सूडोमोनास चाहिए या निम्बिसिडिन चाहिए, बवेरिया चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्राइकोडर्मा चाहिए, टीएसबी चाहिए, तो उन चीज़ों को लेने के लिए उसे बाज़ार में जाना पड़ता है। तो बाज़ार जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है जब हमारे पास ये सारी चीज़ें घर में। क्या है प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक में मौजूद जो भी हमारे पास उपलब्ध, घर में उपलब्ध जो भी संसाधन है उनको अपनाते हुए सीमित संसाधनों में हम इस खेती को करें, वही प्राकृतिक खेती है। गुड़ हमारे पास अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, एक दुकान पे भी मिल जाएगा आपको पड़ोस में। बेसन घर में होता है या दालों का आटा पीस के उसमें हम तब भी कर सकते हैं उसको। गुड़ भी होता है, बेसन भी, गाय हमारे पास है तो गोमूत्र हमें इजीली मिल जाता है और गोबर भी हमारे पास होता ही है। तो यानी कि कम लागत में आप अच्छी गुणवत्ता वाली फर्टिलाइजर को तैयार किया जा सकता है। इससे तैयार उत्पाद, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी फसल उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें। उत्पादन के बारे में जरा बता दीजिए कि क्या इसको इस्तेमाल करने के बाद उत्पादन में कोई वृद्धि होगी? फर्स्ट ईयर अगर हम इसको करते हैं तो एकदम से तो, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल कर जाएंगे आपके मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी, मिट्टी उपजाऊ होती चली जाएगी और हमारी जो उत्पादन है दूसरे वर्ष से हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम उस रसायनों का त्याग कर देंगे और हम इसको अपना लेंगे और इससे तैयार उत्पाद जो होंगे, जो खाद्यान्न है या सब्जी उत्पादन हम करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बच्चे खाएंगे या हम खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फ़ायदा मिलेगा शरीर में। हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सकेगा। अभी पहले कहाँ आरओ होते थे, मिनरल सब पानी में होते नहीं है, हम आरओ पानी पीते हैं। अब फिर क्या होता है कि अब वही इम्यूनिटी चेंज हो जाती है ना, इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब आरओ का पानी पीते पीते फिर आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद नल का पानी पियेंगे, पेट खराब हो जाएगा, तो इम्यूनिटी नहीं बची, कहाँ है इम्यूनिटी? तो वही सारी चीजें अप्लाई होती हैं।
यानी जिन किसानों को लगता है कि आप प्राकृतिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके आप अच्छी गुणवत्ता वाली फसल नहीं उगा सकते, उनके लिए ये जो फर्टिलाइजर है एक बहुत बेहतरीन जवाब है। और साथ ही हमें ये बता दीजिए कि इसमें लागत कितना आता होगा, फिर भी हालांकि कम लागत का है, लेकिन अभी मैडम मैं आपको बता दूं 200 लीटर में हमने 1.5 kg 2 kg हमने बेसन डाल लिया, इसमें 100-150 रुपए लागत आती है। हाँ, जो हमें गुड़ हमें बहुत अच्छी क्वालिटी वाला गुड़ हमें यूज नहीं करना होता, उसमें कि जो खाने वाला गुड़ होता है कि वही यूज करना। हमें जो काला गुड़ होता है, जो खराब गुड़ भी होता है, तो उस तरह में वो 10 kg की एक वो आती है, इतना बड़ा बेली आती है, तो उसको भी हम लाके यूज कर सकते हैं। जो काला गुड़ होता है, जो खराब जो बचा वो होता है, क्योंकि हमें वो फर्मेंटेशन के लिए चाहिए होता है, तो उसको हम डालते हैं। तो मेरे ख्याल से 50 रुपए का आपका गुड़ आ जाता है, बाकी सामग्री 50, तो मेरे ख्याल से 150 रुपए में बाकी सामग्री आपकी आ जाएंगी। तो 150 रुपए तक मैं समझता हूँ कि एक ड्रम तैयार करने में हमारे 100 से 150 रुपए खर्च होते हैं। और उसमें जैसे कि ये 3 से 4 है, तो क्या ये अलग अलग एरिया या अलग अलग फसलों के लिए है कि कोई भी किसी फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारी फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलों में, फल वर्गीय फसलों में, खाद्यान्न में, सभी चीजों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा ये कि इसमें तो हमारा क्या है, हमें जंगल से, इसमें तो हमारी कोई लागत ही नहीं है। इसमें सिर्फ चूना भी हमें कितना, इतना चूना डालना है, थोड़ा सा चूना डालना है। तो ये तो हमने सब जंगल से कलेक्ट किया, जो जंगली पत्तियां हमारी, नीम की पत्ती है, इसमें गेंदा भी यूज कर सकते हैं हम, गेंदा भी, अमरूद की पत्तियां यूज कर सकते हैं इसमें लेंटाना यूज कर सकते हैं, इसमें बिच्छू घास यूज कर सकते हैं, नीम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, आक यूज कर सकते हैं, वो भी पॉइजनस होता है, जो आक होता है पॉइजनस होता है। तो वो सारी चीजें, तो अब उसको अग्नि अस्त्र है, अग्नि अस्त्र में हम मिर्च का, अब मिर्च क्यों डालते हैं, अब वही तीखा होता है ना, तीखी मिर्च उसमें हम डालते हैं, अदरक उसमें हम डालते हैं, तंबाकू पाउडर हम उसमें डालते हैं। तो इन चीज़ों में तंबाकू यूज़ होता है, बाकी मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक कभी वो उत्पाद हमारा यहाँ पे नहीं है, एक पर्वतीय क्षेत्र में नींबू होता है, चूक बोलते हैं उसको, खट्टी छाछ जो होती है, खट्टी छाछ के साथ एक मिश्रण तैयार किया जाता है। खट्टी छाछ में हम वो नींबू डालते हैं, चूक जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा गुड़ भी डालते हैं, उसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं, हल्दी पाउडर, वो सारी चीज़ें, और गोमूत्र डालते हैं। उसको तैयार करके, उसको अगर आप गन्ने में डालेंगे या कंद वाली आलू है जैसे, तो जो गलन जैसी बीमारियां आती हैं, उसके लिए अभी हम, उसका हमारा जो अभी ट्रायल पे है वो, तो हमने 1-2 जगह ट्रायल किया है, तो उसमें हमने ये पाया कि उसमें गलन जो फलों में आती है, कंद में गलन आती है या गन्ने में आ जाती है, उस चीज को जो बड़ा अच्छा वो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है उसका, जो अच्छा उपाय। और उसमें हमने गन्ने में एक चीज ये भी देखी है कि गन्ना फूलता है, उसमें मोटा होता है, गन्ने में वृद्धि होती है, और गलन के साथ साथ वृद्धि भी करता है फलों में, कंद में भी वृद्धि करेगा वो। तो जो भी किसान है हमारे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एक मोटिवेशन के तौर पे क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें जैविक खेती की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए? मैं सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले तो जिस छत के नीचे इस पर्यावरण में हम लोग रह रहे हैं, इस सबसे पहले तो हमें इस पर्यावरण को बचाना। अगर ये पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य, जो हमारी माता है, भारत धरती माता है, पूजनीय होती है, जो मिट्टी एक बंजर जमीन भी पूजनीय होती है, तो इसको भी हमें बचा के रखना है, जो कि हमारे भरण पोषण में महत्वपूर्ण योगदान हमारी मिट्टी का है, धरती माता का है। अगर हम उसको ही बचा के नहीं रखेंगे तो हम कहाँ से फिर क्या खाएंगे? और जो हम जहर युक्त जो ये पदार्थ हैं, जो भी सब्जियां हैं, उसका सेवन हम कर रहे हैं, तो वो तो हम अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं उसमें। तो मेरा यही रहेगा कि आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। दूसरा, आपकी लागत में भी कमी आएगी और आपका जो है जो पैसे, हाँ, तो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्थिक स्थिति से भी आप मजबूत होंगे उसमें। जो भी किसान साथी अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो इन फर्टिलाइजर का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने इसमें पूरी विधि बताई है और अच्छी गुणवत्ता, आपको अच्छी गुणवत्ता की फसल भी मिलेंगे और आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी सुधरेगी। मैं तेजस्विता उपाध्याय, किसान ऑफ इंडिया के लिए।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।